Okay, so today we'll start the nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compound. ठीक है, तो एक्चुअली देर आर मोर देन 18 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड काउंट करो, देन दे आर मोर देन 18 मिलियन. मोर देन 18 मिलियन. ठीक है, यदि आपको हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम को इंडिविजुअली याद रखना पड़े तो कितना मजा आएगा ना. क्यों? ऐसा कौन करता है? इससे अच्छा स्मार्टली नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, बनाना सीख. इनकेस कोई करने का कोशिश भी करेगा तो क्या पॉसिबल है क्या? हमको 100 लोगों के नाम है नहीं याद होते हैं. पॉसिबल है, बहुत साल लगेगा. लचर से क्या होता है, सपोज हम बिगिनिंग में स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं ना. लचर से हमारे क्लास में, हमारे सेक्शन में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का नाम याद होने में कम से कम 40 दिन तो लग ही जाते हैं ना. हाँ. ऐसा एक्सपीरियंस है आपको? बिगिनिंग में यस सर. स्कूल गए, जैसे सब अननोन बच्चे हैं, जैसे आपके सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 40 स्टूडेंट का नाम याद रखने में मुझे 40 दिन लग जाते हैं. अब यहाँ पे कितने एज, और उसके बाद भी जैसे हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं. यहाँ पे 18 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यदि कोई साहस करने की कोशिश करता भी कि नहीं मैं तो सबका याद करूंगा, तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टास्क. तो ये क्या हुआ, आईपीएससी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसमें हर एक कंट्री के साइंटिस्ट मेंबर्स रहते हैं, एंड ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको डिसाइड करता है. सो ऑल द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस बॉडी, and this body decide the rules regulation and various conventions related to the chemistry. तो आईपीएससी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नोमेनक्लेचर करने के कुछ सेट ऑफ रूल दिए हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं आईपीएससी और नोमेनक्लेचर. ओके, so before discussing IPSC nomenclature, we'll discuss a little bit about the something called alkyl group. Alkyl group. ठीक है, तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन. और एल्केन क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो इट इज बिलीव्ड दैट ए ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एल्केन. ठीक, थोड़ा ये स्टेटमेंट लिख लेना. एवरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन. Every organic molecule is derived from alkane. ठीक है, हाँ. यस सर. ना व्हाट इज द एल्काइल ग्रुप. जैसे हमारे पास एक एल्केन है, हमारे पास जैसे मीथेन है. ठीक है, उस मीथेन से मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, माइनस हाइड्रोजन. तो मीथेन से एक हाइड्रोजन को माइनस करने के बाद जो ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप. यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल. तो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो ग्रुप बन जाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप. करेक्ट. तो राइट डाउन द डेफिनेशन. इफ हाइड्रोजन एटम इज removed from alkane, if hydrogen atom is
removed from alkane, then the partial structure remaining is called alkyl. Then the partial structure remaining is called alkyl. एल्केन से हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो पार्शियल स्ट्रक्चर बचती है उसी को हम लोग एल्काइल बोल देते हैं, राइट। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं एल्काइल इज नथिंग बट एल्केन माइनस हाइड्रोजन गिव्स यू एल्काइल। और एल्काइल कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये बस क्योंकि यहाँ पे कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा, एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहेगा, सो दे आर नॉट स्टेबल एंटिटीज। वो किसी न किसी कार्बन स्केलेटन के साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट। अब इन एल्काइल का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? एल्केन के एन को आइल से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो एल्केन माइनस एन प्लस आइल, तो क्या बन जाता है? एल्काइल। ठीक है, तो एल्केन का एन हटा के वहां पे सफिक्स आइल लगा दिया, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव CH3, तो ये इथेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया? ये पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप बन गया, जिसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। सिमिलरली लेचर से हमारे पास एक प्रोपेन है, प्रोपेन के भी लेचर से एंड कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन निकाल दिए, ये बन गया CH2CH3, इसका नाम हो जाता है नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल क्यों बोलते हैं? तो स्टार्टिंग में हम माइनस लिख रहे हैं एक एरो के राइट साइड में। नहीं, मतलब यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ ना। नहीं वो नहीं उसके बाद नहीं, RHS में। ये माइनस नहीं, ये मैं शो कर रहा हूँ, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के थ्रू ये किसी न किसी कार्बन के चेन के साथ जुड़ जाएगा, राइट। ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी को मैं शो कर रहा हूँ, राइट। कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो यहाँ पे जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है मैं उसको शो कर रहा हूँ, राइट। यस अब देखो यहाँ पे प्रोपेन के पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को यहाँ से भी निकाला जा सकता है और हाइड्रोजन को यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन को एंड वाले कार्बन से निकालते हैं तब उसको हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल बोल देते हैं। ऐसे जैसे हमारे पास ब्यूटेन है। नहीं सर समझ नहीं आया मेरे को। अभी समझ आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे ब्यूटेन में भी देखो हम लोग हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये प्राइमरी कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो जब भी हम लोग एल्केन के फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तब जो एल्काइल बनता है उसको हम लोग नॉर्मल एल्काइल बोलते हैं। वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप डिस्कस करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, सिमिलरली इथेन में एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, तो यहाँ पे नॉर्मल टर्म लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। लेकिन प्रोपेन में 2 पॉसिबिलिटी है, ये प्राइमरी कार्बन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। सो जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तब हम लोग यदि फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उससे जो एल्काइल बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एल्काइल। अभी समझ आया? जैसे यहाँ पे भी देखो 2 पॉसिबिलिटी है, मैं ये प्राइमरी कार्बन है यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ये सेकेंडरी कार्बन है यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तब मैं जो एंड कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा तब जो एल्काइल बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एल्काइल। ओके, तो माइनस हाइड्रोजन गिविंग यू CH2 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 एंड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। दिस इज क्लियर? सर नहीं
मेरे पूछने का मतलब है अगर प्राइमरी से निकलेगा, प्राइमरी कार्बन से निकलेगा तभी वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में होगा। एंड कार्बन से निकालना है जब एंड कार्बन से निकालेंगे या हाँ फर्स्ट कार्बन बोल सकते हैं, राइट। हाँ, तो मतलब वो प्राइमरी कार्बन में तो हो जाएगा ना। हाँ, फर्स्ट कार्बन प्राइमरी रहता है जनरली होगा। हाँ बस वही, ओके। एंड कार्बन से निकालेंगे तो, या फर्स्ट कार्बन से निकालेंगे तब नॉर्मल। सिंस मीथेन और इथेन में हाँ एक ही पॉसिबिलिटी थी तो इसलिए वहां पे हम लोग एन टर्म नहीं लगाए, लेकिन प्रोपेन ब्यूटेन इसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो जब हम लोग फर्स्ट कार्बन से निकालेंगे तो उसका नाम हो जाता है नॉर्मल। ओके। ठीक है, अभी डिस्कस हाँ करेंगे हम लोग टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, आगे डिस्कस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इतना कॉपी कर लो पहले। अच्छा, ये जो आपने बोला वो लिखूं मैं? हाँ, लिखना है इसको, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस द टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। Types of alkyl group. There are various types of alkyl group. Normal alkyl, isoalkyl, neoalkyl, secondary alkyl, and tertiary alkyl. Okay, so let's just discuss them one by one. Okay, so normal alkyl. So first write down the definition of normal alkyl. ओके। यस सर। ठीक है, write down if hydrogen is removed from, if hydrogen is removed from first carbon of straight chain, if hydrogen is removed from first carbon of straight chain alkane, first carbon of straight chain alkane, then we use the name N-alkyl for that. Then we use the name N-alkyl for that. Right? अच्छा, चेन स्ट्रेट होना चाहिए, हाँ, नो straight chain बेंड होगा, कुछ ऐसे हाँ, नहीं। ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। Okay? ओके। So let us say suppose, कॉन्वोलेंट। now suppose हमारे पास प्रोपेन है। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं। प्रोपेन में देखो, इसमें फर्स्ट कार्बन से निकालता हूँ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को मैं फर्स्ट कार्बन से निकालता हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जैसे इन्होंने नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉट प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपाइल। सिमिलरली हमारे पास जैसे ब्यूटेन है, हम ब्यूटेन के भी में फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकालने के बाद ये क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल, राइट। ऐसे पेंटेन है, पेंटेन के भी मैंने फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल पेंटाइल। नॉर्मल किस बताइए, लाइक फर्स्ट कार्बन मतलब आगे से भी पीछे से कहीं से भी? अरे फर्स्ट आगे पीछे मतलब मतलब? आगे पीछे क्या होता है, इसमें कोई आगे पीछे होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, लाइक इन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल अगर में कोई पीछे आगे पीछे, वो तो एक ही बात है ना, दैट इज सेम थिंग ओनली, उसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है।
कॉपी कर लीजिए इनको। यस हो गया। Then okay, next is isoalkyl. 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 तो what is isoalkyl? Definition लिख लेना पहले। If hydrogen is removed from first carbon of state chain, if hydrogen is removed from the first carbon of state chain, if hydrogen is removed from the first carbon of state chain in which the second last carbon has methyl group, in which the second last carbon has methyl group. For example, let's say हमारे पास ये कंपाउंड है H3CCH3। देखो कितने कार्बन हो गए, कार्बन 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 एंड 4। मैंने हाइड्रोजन कहाँ से निकाल दिया, जैसे मैंने हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, इस कार्बन से, इसको फर्स्ट कार्बन मान लिया, मैंने हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और ये मैं दिखा दिया बॉन्ड। तो ये फर्स्ट कार्बन से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो लास्ट वाला कार्बन देखो कौन सा होगा, ये वाला लास्ट कार्बन हो गया कि नहीं, सॉरी दिस कार्बन इज द लास्ट कार्बन। तो ये वाला कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन हो गया। देखो सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है कि नहीं, सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, देखो ना मिथाइल ग्रुप। अच्छा हाँ समझा मैं। तो सबसे पहले मिथाइल कौन सा, हाइड्रोजन को फर्स्ट कार्बन से निकालना है और सेकंड लास्ट कार्बन पे यदि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं आइसो एल्काइल। सिंस यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, राइट। ऐसे ही 4 कार्बन, ओके। यहाँ पे देखो, देखिए तो ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया 1 2 3 4 एंड देयर आर टोटल 5 कार्बन, राइट, 5 कार्बन आर देयर। ये फर्स्ट कार्बन मैंने अज्यूम कर लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, फिर लास्ट कार्बन ये वाला हो जाएगा, सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला हो जाएगा, उसके ऊपर मिथाइल कनेक्टेड है कि नहीं, मिथाइल कनेक्टेड है कि नहीं, राइट। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे आइसोपेंटेन, बिकॉज 5 कार्बन है। 4 5, हाँ सर। ठीक है, तो समझ गए आइसो ग्रुप क्या होता है, हाँ सॉरी आइसोपेंटाइल नॉट पेंटेन, पेंटाइल। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता तो आइसोपेंटेन बोल देते इसको, जैसे एल्काइल बन गया तो आइसोपेंटाइल बोल दिया, राइट। कॉपी कर लिया, कर रहा हूँ। okay, so next one is, third one is neobutyl, neobutyl।
सॉरी नॉट न्यू बेटा, न्यू एल्काइल। सो न्यू एल्काइल क्या होता है, एक बार लिख लो डेफिनेशन इसका। राइट डाउन। हाँ If बोलिए hydrogen सर। is removed from the first carbon, if hydrogen is removed from the first carbon of the state chain, the hydrogen is removed from the first carbon of state chain in which second last carbon have two methyl groups. In which second last carbon has two methyl group. In which second last carbon has two methyl group. अच्छा समझ गया। For example, let us say इमेजिन I have कर। 1 2, एक मिथाइल मैंने यहाँ पे बना दिया, एक मिथाइल यहाँ पे बना दिया, एक मिथाइल यहाँ पे बना दिया। अब देखो लेट्स से दिस इज फर्स्ट कार्बन, यहाँ से मैं निकाल दिया हाइड्रोजन, एंड दिस इज लास्ट कार्बन, राइट। एंड हाँ दिस इज ये तो सेकंड लास्ट। नियो पेंटाइल हो हाँ ये हो जाएगा नियो है ना। पेंटाइल, यस करेक्ट। एंड ऐसे ही दिस इज नियो हेक्साइल। नियो हेक्साइल समझ आया। कॉपी कर लीजिए। ओके नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल। ठीक है, सो राइट डाउन if hydrogen is removed from the secondary carbon, if hydrogen is removed from the secondary carbon, then we use the word secondary, then we use the word sec, then we use the word sec representing for secondary, representing for secondary. यूज द वर्ड सेक। sec representing for secondary. तो अभी तक ऊपर में देखेंगे, ऊपर में हम लोग जितने भी हाइड्रोजन को निकाले थे वो प्राइमरी कार्बन से निकाले थे। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो कि एक और कार्बन से कनेक्टेड होता है। लेकिन इस केस में हम लोग हाइड्रोजन को सेकेंडरी कार्बन से निकाल रहे हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो कि दो और कार्बन से कनेक्टेड हो। हम लोग लास्ट क्लास में ये सब चीजें डिस्कस किए थे, राइट। यस सर। जैसे आई हैव CH3 and H3C, मैंने हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, राइट। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या बन गया, सेक ब्यूटाइल। ऐसे जैसे आई हैव तो ये क्या बन गया आपका, सेक हेक्साइल। सेक हेक्साइल। ओके नेक्स्ट वी हैव लेट अस से tertiary alkyl group, tert alkyl group। ठीक है, so if the hydrogen is removed from tertiary carbon, if the hydrogen is removed from tertiary carbon, then we use the word tert, then we use the word tert for tertiary, then we use the word tert for tertiary। then
Suppose I have CH3, Yes sir. C, CH3 and CH3, मैंने यहाँ से निकाल दिया हाइड्रोजन, तो क्या बन गया? टर्ट ब्यूटाइल। ओके, नेक्स्ट लेटर से आई हैव CH3, CH3 एंड CH3। देखो ये भी हमारा टर्सरी कार्बन है, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन गया? टर्ट पेंटाइल। क्लियर? हाँ यस सर। क्लियर? ठीक है। हाँ सर क्लियर। ना यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, चाहे वो नॉर्मल एल्काइल हो, चाहे वो आइसो एल्काइल हो, एंड चाहे वो नियो एल्काइल हो, इन तीनों में ही हम लोग हाइड्रोजन को प्राइमरी कार्बन से निकालते हैं। सेक एल्काइल में हाइड्रोजन को सेकेंडरी कार्बन से निकालते हैं, एंड टर्च एल्काइल में हाइड्रोजन को टर्सरी कार्बन से निकालते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्रोपाइल के केस में, सेकेंडरी प्रोपाइल के केस में, वो सेकेंडरी प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल भी बन जाता है। आप ध्यान से देखो, तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन यदि मैं सेकेंडरी प्रोपाइल की बात करूं। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी प्रोपाइल है, इट बिकम्स आइसोप्रोपाइल आल्सो, बिकॉज आइसोप्रोपाइल का डेफिनेशन क्या था कि हाइड्रोजन हम लोग फर्स्ट कार्बन से निकालते हैं एंड सेकेंड लास्ट कार्बन एक और मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड होता है। तो इसमें हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, एंड यही हमारा सेकंड लास्ट कार्बन भी हो सकता है। तो ये हमारा आइसो प्रोपाइल भी बन जाता है। गॉट द पॉइंट? अब इस केस में सिंस आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल में आपका क्लैश हो गया, या बोल सकते हैं टाई अप हो गया। सर यस बताइए। लाइक समझ नहीं आ रहा, और एक बार समझेंगे? ओके तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जनरली जो हम लोग जब चाहे वो नॉर्मल एल्काइल हो, चाहे आइसो एल्काइल हो, चाहे वो नियो एल्काइल हो, इन तीनों ही केस में हम लोग हाइड्रोजन को प्राइमरी कार्बन से निकालते हैं, राइट, एंड सेकेंडरी एल्काइल के केस में हाइड्रोजन को सेकेंडरी कार्बन से निकालते हैं, टर्सरी एल्काइल के केस में हाइड्रोजन को टर्सरी कार्बन से निकालते हैं। लेकिन जो आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल क्या होगा, देखो मैं आइसोप्रोपाइल बनाना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन मिथाइल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे मैं इसको हाँ फर्स्ट कार्बन मानता हूँ, तो ये सेकेंड लास्ट हो गया, ठीक है, और ये मिथाइल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ से निकाल दूं कार्बन हाइड्रोजन को, ठीक है, तो अभी देखो ये इसको फर्स्ट मान लूं, और इसको सेकंड मान लूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा आइसो बन गया, बिकॉज यहाँ पे इससे दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, ठीक। तो अभी क्या है, यहाँ पे प्राइमरी से निकालेंगे तो आइसो नहीं बन पाएगा वो, यदि आपने यहाँ से निकाल दिया देन इट विल नॉट बिकम आइसो। यदि मुझे आइसो प्रोपाइल बनाना है, आइसो प्रोपाइल के लिए कंडीशन क्या है, आइसो प्रोपाइल के लिए कंडीशन है कि सेकेंड लास्ट कार्बन एक और मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड होना चाहिए। यदि मैं यहाँ से निकाल दिया तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन केवल एक ही मिथाइल से कनेक्टेड होगा, तो आइसो नहीं बन पाएगा। यदि इसको आइसो बनाना है तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया तो आप देख सकते हैं ये कार्बन
इधर भी मिथाइल से कनेक्टेड है, इधर भी मिथाइल से कनेक्टेड है, तो मुझे आइसो ग्रुप मिल गया, राइट। बेसिकली आइसो ग्रुप यही तो होता था, नहीं इधर भी नहीं, मिथाइल, लेफ्ट राइट पे तो वो सी से CH से, हाँ। बेसिकली ये आइसो ग्रुप होता था कि नहीं। हम्म। सेकंड लास्ट कार्बन एक मिथाइल से और कनेक्टेड, ये आइसो ग्रुप होता है। ये तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन से निकाल देता हूँ हाइड्रोजन को, तो मुझे आइसो ग्रुप मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला कि नहीं। हाँ तो ये आइसोप्रोपाइल बन गया कि नहीं। हाँ तो केवल हाँ। आइसोप्रोपाइल के केस में ही ऐसा होता है कि मुझे सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना पड़ता है, बाकी सारे केस में हम लोग प्राइमरी कार्बन से ही हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी आइसोप्रोपाइल में एंड सेकेंडरी प्रोपाइल में टाई अप हो गया, इसको आइसो बोलूं कि सेकेंडरी बोलूं, तो अल्फाबेटिकली आई एस से पहले आता है, तो इसको सेकेंडरी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, आइसो बोल देते हैं। ये बात क्लियर हुई। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर यस रहा सर। हूँ। नॉर्मल, आइसो एंड नियो एल्काइल में जनरली कार्बन जनरली हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से निकाला जाता है, लेकिन यदि आप आइसोप्रोपाइल में देखेंगे तो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से निकाला जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन से निकाल दोगे तो आइसो नहीं बन पाएगा, वो इट विल बिकम नॉर्मल। तो आइसो बनाना है तो आपको हाइड्रोजन को सेकेंडरी कार्बन से ही निकालना पड़ेगा, यानी सेकेंडरी कार्बन से निकाल दिए तो वो सेकेंडरी भी बन गया, राइट। अब उसको सेकेंडरी बोलूं कि आइसो बोलूं, तो सिंस आइसो प्रोपाइल में और सेकेंडरी प्रोपाइल में टाई अप हो गया, तो अल्फाबेटिकली आई पहले आता है, इसलिए इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। यस सर। तो अभी नोट करके लिख लेना, एन कॉमा आइसो कॉमा नियो, एन कॉमा आइसो कॉमा नियो आर generally used for removing hydrogen. N comma iso comma neo are generally used for removing hydrogen from primary carbon. Generally used for removing carbon from removing hydrogen from primary carbon, and sec for secondary carbon and terch for tertiary carbon, and sec for secondary carbon and terch for tertiary carbon. With an exception in isopropyl, where hydrogen is removed from secondary carbon, where hydrogen is removed from secondary carbon. तो ये लाइन वापस रिपीट करेंगे। हाँ, with an exception in isopropyl, where hydrogen is removed from secondary carbon. With an exception in Isopropyl, where hydrogen is removed from secondary carbon. Due to which there is tie between iso and sec. Due to which there is tie between iso and sec. And as alphabetically I comes before S, and as alphabetically I comes before S, iso is considered. Iso is considered. Now symbol R is used for the alkyl group में हम लोग normally symbol R यूज करते हैं, कोई भी alkyl group हो उसके लिए हम लोग symbol R यूज करते हैं। symbol R is used for alkyl group. alkyl group के लिए हम लोग symbol R यूज करते हैं, ठीक है। Now we'll start the IPAC nomenclature। तो एक बेसिक चीज होगी,
IUPAC nomenclature. ठीक है, तो बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर में देखो क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का आपको IUPAC नेम देना है, उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूल प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये 5 कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर। मतलब पांचों के पांचों प्रेजेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इसमें से ईच एंड एवरी कंपोनेंट रिप्रेजेंट समथिंग, लाइक लेट्स से किसी मॉलिक्यूल में वो चीज है ही नहीं तो वो पार्ट मिसिंग रहेगा। तो पॉइंट, तो यहाँ पे there are 5 components which may be present in the IUPAC name of any compound. Now each of these components represent some particular things. Now if that particular thing is not present in any compound, then that component may not be present in the name of that compound, right? This is the maximum thing which can be present, right? इसमें से हर एक चीज, हाँ, इसमें से हर एक चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, तो उनको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स tells about the nature and position of substituent if any. 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? It tells about the nature and position of substituent. Position of substituent if any. इस मॉलिक्यूल में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर क्या है, उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, राइट? हाउ डू डिफाइन सब्स्टिट्यूएंट? पहले एक बार सब्स्टिट्यूएंट का डेफिनेशन लिख लीजिए, कॉपी कर लो इसको, फिर सब्स्टिट्यूएंट का डेफिनेशन लिख लो। कर लिया सर। So write down, substituent is any atom or group of atoms. Substituent is any atom or group of atoms. Any atom or group of atoms, ब्रैकेट देना, other than functional group, other than functional group for monofunctional group containing compounds, other than functional group for monofunctional group containing compound, bracket close, bracket close. So substituent is Monofunctional group containing compounds, bracket close, which replaces one or more hydrogen, which replaces one or more hydrogen from main skeleton of carbon, from main skeleton of carbon. Substituent is any atom or group of atoms other than the functional group for monofunctional group containing compounds which replaces one or more hydrogen from main skeleton of carbon. तो कार्बन का एक मेन स्केलेटन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो मेन स्केलेटन के एक या ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यदि कोई एटम या
ग्रुप ऑफ एटम लग जाता है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव, ये हमारे पास कार्बन स्केलेटन है या जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं वो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पेरेंट चेन हो गया। और यहाँ पे एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 0 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और जैसे हमारे पास ऐसा कुछ है, CH3 and Cl। ये मेन चेन हो गया। आप देख सकते हैं मेन चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल लग गया, और मेन चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लग गया। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। बात समझ आई? ऐसे लेक्चर से हमारे पास नहीं, देखो ना, ये मेन चेन हो गया, राइट? दिस इज द मेन चेन। उस मेन चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल लगाया कि नहीं? हाँ उसी मेन चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाया कि नहीं? हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए कि नहीं? सब्स्टिट्यूट। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट डेफिनेशन ये है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ द मेन स्केलेटन ऑफ द कार्बन चेन। ओके, मेन स्केलेटन मतलब हाँ मेन, प्राइमरी कुछ मेन स्केलेटन कैसे डिसाइड करते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेन स्केलेटन का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केलेटन। तो हाउ टू डिसाइड द मेन स्केलेटन, दैट विल सी फर्दर। फिर मेन स्केलेटन से, मेन स्केलेटन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लग जाता है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं, राइट? जैसे देखो ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर मैंने ब्रोमीन लगा दिया एंड यहाँ पे मैंने F लगा दिया। तो यहाँ पे भी मेन स्केलेटन क्या है? दिस इज द मेन स्केलेटन। अभी आप एज्यूम कर लो जिसको मेन स्केलेटन बोल रहा हूँ। कैसे डिसाइड करते हैं अब आगे देखेंगे ना। हम देखो मेन स्केलेटन से फ्लोरीन लगा हुआ है और मेन स्केलेटन से ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, राइट? ऐसे लेते से हमारे पास ये है, और मैंने मेन स्केलेटन से यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया एंड लेते से यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। ये मेन स्केलेटन है, उससे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। These are 4 substituent, समझ गया। right? समझ गया सर। कॉपी कर लीजिए। हाँ, कर भी लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? हाँ बताइए। अच्छा, लाइक 10 सेकंड्स रुकेंगे, मैं जस्ट बाथरूम जाके आता हूँ। यस यस, ओके। सो हियर आई एम राइटिंग सम सब्स्टिट्यूएंट, उनके हम लोग क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं वो लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स उनके लिए क्या यूज करेंगे वो लिख रहा हूँ। 2 डिग्री, ओके। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। इन हैलोजेंस हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही बिहेव करते हैं, तो इसके लिए हम लोग फ्लोरो यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग क्लोरो यूज करेंगे, इसके लिए ब्रोमो यूज करेंगे, देन इसके लिए आयोडो यूज करेंगे, राइट? ऐसे जो NO2 होता है ये भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करता होता है, NO भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। फिर आपका R हो गया, OR हो गया, PH हो गया। तो NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, NO इज नोन एज नाइट्रोसो, R इज नोन एज एल्काइल, आपको बताया था, OR इज नोन एज एल्कोक्सी,
ठीक है। तो यहाँ पे OR में R क्या है, R में भी एनी एल्काइल ग्रुप, R को एल्काइल ग्रुप हो सकता है जो कि O से कनेक्टेड है, एंड पीएच इन नोन एज फिनाइल। अच्छा पीएच क्या है? पीएच ये होता है, इसको बोलते हैं पीएच, इसको पीएच बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन उसका अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज फिनाइल। हाँ ठीक है। हाँ यस सर। करेक्ट। ओके, नाउ हाँ सी, सर। देखो अब यदि हमारे कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं आपको लास्ट क्लास में लिखाया था सारे, यदि हमारे एक कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल केस में 5 कंपोनेंट है ना, उसमें से लास्ट कंपोनेंट है सेकेंडरी सफिक्स। तो यदि केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज करते हैं। एंड यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम लोग का एक फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। देयर इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द वेरियस फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज अ फिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर, उसको हमको याद रखना पड़ता है। तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, एंड उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं और उनके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यदि हमारे कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। यदि कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम लोग उन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ फिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं और उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ये बात समझ आई? अच्छा हाईएस्ट हाँ, वो प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब। एक है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। सारे फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, दैट विल हैव टू मेमोराइज। ओके, ओके। सो राइट डाउन, लिख लेना, इफ कंपाउंड हैज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, if compound has only one functional group, it will be treated as secondary suffix. It will be treated as secondary suffix. And if compound has more than one functional group, and if compound has more than one functional group, then priority of functional group is considered. Then priority of functional group is considered. The highest priority functional group is considered as main functional group. The highest priority functional group is considered as main functional group, and for it secondary suffix is used, and for it secondary suffix is used. And other functional group are treated as substituent, and other
functional group are treated as substituent for which हाँ and other substituent अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से highest priority functional group is considered as main functional group and for it secondary suffix is used and other functional groups are treated as substituent and other functional group are treated as substituent for which secondary prefix is used ये बात समझ आ गई अच्छे से कि नहीं बताइए स्क्रीन ब्लैंक हो गया नो स्क्रीन पे कुछ लिखा नहीं है स्क्रीन ब्लैंक हाँ ओके ओके ठीक है तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री प्रीफिक्स सेकेंड इज प्राइमरी और 1 डिग्री प्रीफिक्स ठीक है सो प्राइमरी या 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक बाईसाइक्लिक और स्पाइरो नेचर ऑफ मेन चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है आपका मेन चेन साइक्लिक है कि बाईसाइक्लिक है या स्पाइरो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करते हैं सो इट रिप्रेजेंट साइक्लिक बाईसाइक्लिक और स्पाइरो नेचर ऑफ मेन चेन आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये बाईस से साइक्लिक तो पता है रिंग बन गया ये बाईसाइक्लिक और स्पाइरो क्या होता है ना तो देखो बाईसाइक्लिक हम लोग ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें दो रिंग के बीच में दो कॉमन कार्बन हो हैव टू और मोर कॉमन कार्बन बिटवीन टू रिंग्स दो रिंग के बीच में जब एक या दो से ज्यादा कॉमन कार्बन हो तो हम उनको बाईसाइक्लिक बोल देते हैं जैसे हमारा ये हो गया देखो दो कॉमन कार्बन है कि नहीं तो ये बाईसाइक्लिक हो गया यहाँ पे भी देखो दो कॉमन कार्बन है कि नहीं तो ये भी बाईसाइक्लिक हो गया यहाँ पे भी देखो दो कॉमन कार्बन है कि नहीं तो ये भी बाईसाइक्लिक हो गया ठीक है और ये जो जंक्शन वाले कार्बन जो होते हैं इनको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं दे आर नोन एज ब्रिज हेड कार्बन इसको भी हम लोग ब्रिज हेड बोल देंगे दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड राइट कॉपी कर लीजिए इसको अब देखो स्पाइरो क्या होता है व्हाट इज स्पाइरो तो जब दो रिंग के बीच में केवल एक ही कॉमन कार्बन हो तो उसको स्पाइरो बोलते हैं हैव वन कॉमन कार्बन बिटवीन टू रिंग्स जैसे ये है ऐसा है ये स्पाइरो बन गया देख सकते हैं एक ही कॉमन कार्बन है राइट ये भी स्पाइरो बन गया एक कॉमन कार्बन ये जो कॉमन कार्बन होता है इसको हम लोग बोल देते हैं स्पाइरो कार्बन
इन्होंने स्पाइरो कार्बन। ठीक है। हाँ सर। अब जो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आपका मेन चेन के स्पाइरो नेचर या बाईसाइक्लिक नेचर या साइक्लिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स से मेन चेन आपका साइक्लिक हुआ तो साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाता है। फिर मेन चेन बाईसाइक्लिक हुआ तो बाईसाइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाता है। फिर मेन चेन आपका स्पाइरो हुआ तो आपका स्पाइरो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। फिर मेन चेन आपका ओपन चेन हुआ, रिंग नहीं है, देन नो प्राइमरी प्रीफिक्स। तो कोई भी 1 डिग्री प्रीफिक्स वहां पे यूज नहीं किया जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है। यस सर। ठीक। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज वर्ड रूट। 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, थर्ड कंपोनेंट वर्ड रूट। ठीक है। तो वर्ड रूट टेल्स अबाउट द पेरेंट चेन, टेल्स अबाउट द size of parent chain, size of parent chain। पेरेंट चेन का साइज कितना बड़ा है उसके बारे में बताता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा पेरेंट चेन क्या होता है? लेट्स डिस्कस व्हाट इज पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का डेफिनेशन लिख लीजिए। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, longest continuous carbon chain which include functional group, longest continuous carbon chain which include functional group, comma carbon carbon multiple bond, comma carbon carbon multiple bond, ब्रैकेट में लिख लेना डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लेना डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ब्रैकेट क्लोज, and substituent if present, and substituent ब्रैकेट में if present at minimum position, at minimum position। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से पेरेंट चेन का डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन which include functional group, comma carbon carbon multiple bond, ब्रैकेट में लिखना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एंड सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट में इफ प्रेजेंट एट मिनिमम पोजीशन। ठीक है। तो पेरेंट चेन चूज करते समय क्या ध्यान देना है? पहली चीज ध्यान देना है इट शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जिसमें आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो मिनिमम पोजीशन पे होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पे होना चाहिए, या फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम पोजीशन पे होना चाहिए। या मिनिमम पोजीशन से हमारा मतलब क्या है? जब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करते हैं तो उस कार्बन चेन का नंबरिंग कर देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को एंड सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लेट्स से फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है एंड सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? सो फॉर पेरेंट चेन स्केलेटन, for parent
chain skeleton, decreasing priority for assigning minimum number, for assigning minimum position इज, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले आपको देखना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटी होता है मल्टीपल बॉन्ड का, एंड देन लास्ट में प्रायोरिटी होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट का। ओके, मिनिमम पोजीशन असाइन करते समय इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। और डिटेल्स हम लोग आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी बस आप थोड़ा सा एक मेन स्ट्रक्चर लिख लीजिए बस। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, जैसे कार्बन का ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे वर्ड रूट। कार्बन 1 है तुमको पता है मेथ यूज करते हैं, कार्बन 2 है तो एथ यूज करते हैं, कार्बन 3 है तो प्रोप यूज करते हैं, कार्बन 4 है तो ब्यूट यूज करते हैं, कार्बन 5 है तो हम लोग पेंट यूज करते हैं, कार्बन 6 है तो हम लोग हेक्स यूज करते हैं, कार्बन 7 है तो हेप्ट यूज करते हैं, कार्बन 8 है तो ओक्ट यूज करते हैं, कार्बन 9 है तो नॉन यूज करते हैं, कार्बन 10 है तो डेक्स यूज करते हैं। सो दीज आर द वेरियस रूट वर्ड विच वी यूज। कॉपी कर लीजिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का, हाँ, प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट टेल्स अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं वो सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं, उसके बारे में प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है। बात क्लियर हुई? तो राइट डाउन, इट टेल्स अबाउट saturated and unsaturated nature of carbon carbon bond present in parent chain. Present in parent chain. अच्छा समझ गया। ANE हाँ, ये कार्बन YNE इफ ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हैं तो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं एन, 1 डिग्री सफिक्स। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग सफिक्स इन यूज करते हैं। यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग सफिक्स आइन यूज करते हैं। ठीक है, हाँ कॉपी कर लिया। हाँ सर। लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी और 2 डिग्री सफिक्स। Two degree suffix tells about the functional group present in the compound. So it tells about the
about the functional group present in the compound. Okay. नाउ यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को कंसीडर करते हैं। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है उसके लिए हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। बाकी के लिए हम लोग बाकी को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, उनके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। सो इफ मोर देन one functional group, then जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए हम लोग 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप हैं अदर फंक्शनल ग्रुप के लिए, अदर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। उनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, उनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। ये बात समझ आई? यस सर। क्लियर हुआ ना? हाँ सर। ठीक है। कॉपीड